तो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइज लास्ट के जैसा हमने वीडियोस में M1 फिजिक्स BEE और केमिस्ट्री कवर कर लिया था। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और गाइज इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहते हैं, कई जगह इसको ग्राफिक्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको ईजी कहते हैं। और गाइज ये फर्स्ट ईयर का वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट है। लाइक M1 के बाद या फिर ये समझ लो ना कि फर्स्ट ईयर में जो सबसे ज़्यादा बैक आने के चांसेस जिस सब्जेक्ट में रहते हैं वो एकमात्र इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। M1 में तो जिसके वीक होते हैं मतलब मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उन्हीं के बैक आते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ना जो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, इवन टॉपर्स तक के भी बैक आते हैं, जिस वजह से TIT कॉलेज में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हटा दिया गया। हाँ, TIT कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया है, इस वजह से वहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हटा दिया गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो भोपाल के हैं या फिर यूपी साइड के हैं, अब फर्स्ट ईयर के, वहाँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बच्चे को। क्यों? क्योंकि जब तुम आगे को प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे ना, वहाँ कैड, ऑटोकैड और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये सब का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कैड ऑटोकैड क्या है, बस एक बेसिक सा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। लेकिन आगे जो UI UX क्रिएट फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, वहाँ पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक बहुत अहम पार्ट होता है। इसलिए गाइस फर्स्ट ईयर में या फिर आगे तुम्हें UI UX या फिर आगे तुम्हें कैड ऑटोकैड में अगर पढ़ना है तो ऑफकोर्स तुम्हें इन सब्जेक्ट का, इन चैप्टर्स का तुम्हें डीपली नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अभी हम बस इन सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ बात करेंगे। तो जैसा गाइस मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ मैं फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें प्रॉपरली ब्रेक डाउन दूंगा, जहाँ मैं तुम्हें प्रायोरिटी, डिफिकल्टीज, मार्क्स होल्ड, हाउ टू राइट इन एग्जाम, स्ट्रेटजी, फिर क्वेश्चंस के वेरिएशन, कितने साल के क्वेश्चन तुम्हें करने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के पीके होते हैं, वो सब बता दूँ। तो गाइस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सब्जेक्ट में मैं तुम्हें यही सब बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है, मैं एक और शॉर्ट में तुम्हें समझा दी। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की डिफिकल्टीज़ क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, एंड एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो बिल्कुल नॉलेज नहीं हो उन्हें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कैसे अच्छे मार्क्स ला सके, कैसे एग्जाम में लिखे, किन चैनल को उन्हें फॉलो करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें ब्रेक डाउन देने वाला हूँ। तो गाइस अगर तुम मेरे चैनल पर न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली तुम्हारे लिए है, जहाँ मैं कॉलेज लाइफ से रिलेटेड सारे क्वेरीज, डाउट्स तुम्हारे सॉल्व करता हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो ऑफकोर्स तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मेरा एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे, जहाँ मैं रिसोर्सेज मटेरियल वगैरह शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर तुम मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़े रहना, क्योंकि वहाँ मैं सारे अपडेट्स शेयर करूँगा। मैं तुम्हें नोट्स, मटेरियल, रिसोर्स, प्रैक्टिस वगैरह सारा कुछ शेयर करूँगा। तो गाइस इस वीडियो में तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ उन्हें तुम प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाँ, इस चैनल से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के टॉपिक्स को कंप्लीट करें वो मैंने इस वीडियो में बता के रखा है। फिर भी अगर मुझे याद आएगा तो मैं आगे तुम्हें बता दूंगा। बाकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक मत पहने देना। फर्स्ट ईयर में अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से बैक आएगा ना तो तुम सोच ही नहीं सकते कि आगे इसको मतलब निकालने में कितने तुम्हारी मेहनत लगेगी। इसलिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को अच्छे से पढ़ना। मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ उसको तुम प्रॉपर फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक तुम्हारा नहीं आएगा। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सारा ब्रेक डाउन दूंगा। तो चलो मैं तुम्हें स्क्रीन पर सारा डेटा शो करता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को मैंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां मैं तुम्हें सारा कुछ ब्रेक डाउन करूंगा। पहले मैं प्रायोरिटीज, डिफिकल्टीज, मार्क्स होल्ड, क्वेश्चंस का वेरिएशन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइम में चीज़ों कवर होना चाहिए, एक रोड मैप फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, एंड देन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, फिर किन चैनल को फॉलो करना चाहिए, सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं पार्ट वाइज डिवाइड किया हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँगा कि चैप्टर प्रायोरिटीज़, देन बताऊंगा कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फ्रीक्वेंटली जाते हैं, किन किन क्वेश्चन को तुम्हें मस्ट करना चाहिए, देन चैप्टर वाइज प्रायोरिटी, किन चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 1 की ओर। तो देखो, एक साइड तुम्हें मैं इस साइड पर बताऊँगा कि तो गाइस इस साइड में तुम्हें बताऊंगा प्रॉपरली कि प्रायोरिटीज़ क्या है, कौन कौन से डिफिकल्टीज़ है, क्वेश्चंस के वेरिएशंस क्या हैं, कितने मार्क्स होल्ड करते हो। इस साइड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैंने पहले ही कवर कर चुका है, उनका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तुम्हें एक बार कंप्लीट देख कर आना ताकि तुम्हें टॉपिक्स का ब्रेकडाउन कंप्लीटली मिल सके। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू स्केल एंड कॉनिक सेक्शन। ऑफकोर्स ये तीनों अलग अलग पार्ट पे। सबसे पहले तुम्हारा स्केल आएगा, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल एंड जो भी RF स्केल। देन तुम्हारा कॉनिक सेक्शन का पार्ट आता है जिसमें भी कुछ अंदर के पार्ट्स आते हैं। तो देखो, ये प्रॉपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट यूनिट, जिसमें से अगर मैं बोलूँ तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में तुम्हारा जो सबसे ईजी टू स्कोर सब्जेक्ट्स है ना, मतलब चैप्टर्स है, वो है तुम्हारा यूनिट 1। क्योंकि यूनिट 1 आसान है, इवन स्केल तो आसान है तुम्हारे लिए। स्केल के क्वेश्चन में तुम गलत कर मत करके आना। तो देखो, इससे तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मे भी 1-2 थ्योरेटिकल में देखने को मिलता है, लेकिन इससे तुम्हें ईजी क्वेश्चंस मिलने के हाई चांसेस है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो RF स्केल। देखो, RF स्केल का कैलकुलेशन, उसका जो डेफिनेशन स्केल का होता है, ये सब तुम्हें एक बेसिक नॉलेज तुम्हें आना चाहिए, जिसमें से तुम्हारा डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल
दो स्केल तुम्हारे इंपॉर्टेंट, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल से हर साल क्वेश्चन रहते हैं गाइस, मे बी इस साल भी रहे, इसलिए तुम डायगोनल स्केल को तो मस्ट करके जाना। उसके बाद तुम्हारा कर्व वाले पार्ट में आओ तो कर्व वाले पार्ट पे एपीसेक्लॉइड, हाइपोसेक्लॉइड और सेक्लॉइड, ये तीनों से क्वेश्चंस तो रहते रहते हैं। देखो सबसे पहले तो डायगोनल स्केल, उसके बाद तुम्हारा सेक्लॉइड, एपीसेक्लॉइड, हाइपोसेक्लॉइड और तुम्हारा ये पैराबोला, हाइपरबोला, इससे थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन इससे बन सकते हैं। रहा बात अगर क्वेश्चंस को और थोड़ा घुमाना हो और क्रिटिकल करना हो तो तुम्हें टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन दे देंगे। तो देखो कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल है, ये दोनों कंप्लीट करके जाना। शॉर्ट में तुम्हें स्केल एंड उसके मेन टाइप्स वगैरह देख लेना। उसके बाद तुम्हारा जो कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट आता है जिसमें तुम्हारा सेक्लॉइड है, एपीसेक्लॉइड, हाइपोसेक्लॉइड, इसका अच्छे से तुम प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, इक्लिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछते कभी नहीं पूछते। बाकी टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चंस हर साल में भी अगर क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाना रहा तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, लाइक तुम्हें सेक्लॉइड बनाने को बोल देंगे, फिर इनवॉल्यूट बनाने को बोल देंगे और उसमें बोल देंगे कि तुम्हें टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। इस टाइप क्वेश्चन अगर तुम लास्ट ईयर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें एक पैटर्न शो होगा, मे बी जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड ही, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बता रहा हूँ प्रॉपर मैंने अपनी वाईक्यूज पे बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया ऑनलाइन रिसोर्सेज से उसके बेसिस से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यूनिट 1 तुम्हारा इजी टू मॉडरेट है, ऑफ कोर्स स्कोरिंग है। लास्ट से कम तुम्हें 3 साल के क्वेश्चन करने हैं। जो तुम्हें मैं डेटा शो कर रहा हूँ ना वो 2022 से लेकर 2025 तक के जो भी वैकेंसी है उनके विषय में तुम्हें शो कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चंस के टाइप देखने को मिलेंगे जैसा मैंने तुम्हें बता दिया, एक तो तुम्हें डायगोनल स्केल को देखने को मिलेगा, सिंपल पूछेगा डायगोनल स्केल और उसका जो भी पॉइंटिंग वगैरह शो करना होता है वो। ठीक है, आरएच में भी कोई वो न्यूमेरिकल दे दे या फिर कुछ भी डायग्राम बनाने को दे दे, स्केल से क्वेश्चंस दे दे, और बाकी तुम्हें सेक्लॉइड, एपीसेक्लॉइड ये सब डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ याद रखना मैं जितने ईजी तरीके से बोल रहा हूँ उतने ईजी तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते, टू बी ऑनेस्ट उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि साइकिल का नॉर्मल पढ़ लिया कि एक साइकिल है जो रोटेट करता है, नहीं, इस तरह के इतने भी ईजी नहीं आते। तुम्हें लगा होगा डेटा चेंज करके, नहीं, क्वेश्चंस थोड़े और क्रिटिकल बनाते हैं। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ उससे और ज़्यादा क्रिटिकल। मैं तुम्हें डरा नहीं रहूँगा, इस बस तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने अपनी वाईक्यूज करके जाओगे 22 से लेकर 25 तक का तो तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा। इसलिए हर तरह के क्वेश्चंस का वेरिएशन करके जाना। मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन के वेरिएशन बनते हैं जो मैंने देखा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन के वेरिएशन बनते हैं। ठीक है, टोटल अगर 2022 से 25 तक आप देखोगे तो टोटल तुम्हारे 12 से 15 क्वेश्चन पूछे और अगर उससे तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो इनफ रहेगा। अगर यूनिट 1 को कवर करने में एक स्क्रैच से जो एवरेज स्टूडेंट है उसको कितना टाइम लगना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको 3 दिन लगना चाहिए। अब मेरा 3 दिन का बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 24 आवर्स, मेरा 3 दिन का बोलने का मतलब है कि 6 से 7 घंटा या 5 से 6 घंटा भी तुम डेली का दे रहे हो तो इनफ है। फर्स्ट डे अगर 5 से 6 घंटे दे रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें स्केल कंप्लीट कर लेना। ठीक है, स्केल के 6 से 7 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करने में अगर तुम रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट लगते उससे नीचे नहीं लगेगा। याद रखना तुम्हें प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करना है, प्रॉपर जो तुम्हारा H1, H2, H3, H4 जो भी स्केल्स मतलब पेंसिल्स होते हैं उनका यूज़ करना है। लाइक H4 शायद H1 लाइट पेंसिल होता है, H4 तुम्हारा डार्क पेंसिल होता है। ठीक है, रूलर स्केल, फ्रेंच स्केल, ये सबका यूज़ करना है। खुद वो मत करने लगना, खुद चित्रकारी मत करने लगना, क्योंकि वो तुरंत पहचान देंगे जो एग्जामिनर के बच्चे ने खुद से किया वो मार्क्स काट देंगे। इसलिए गाइस प्रॉपर फ्रेंच स्केल का, प्रॉपर स्केल का, प्रॉपर जो यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, मेजरमेंट्स वगैरह होते हैं इनका तुम प्रॉपर फोकस करके प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि एग्जाम में अगर वहीं प्रैक्टिस कर लिया, मे बी अगर तुम उतने स्मार्ट हो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं यहाँ बेसिक्स का प्रैक्टिस करके जाऊँगा, एग्जाम में ऑन द स्पॉट में सही तरीके से कर लूँगा, तो फर्स्ट तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा ना वैसे तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करो, मे बी टाइम कंज्यूमिंग हो। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जो भी वाइट शीट्स A4 के जो पेजेस होते हैं ना थोड़ा कलेक्ट कर लो, A4 के पेजेस में ट्राई करो प्रैक्टिस करने का। तो ऑफकोर्स A4 के पेजेस के बेसिस पे तुम एग्जाम में जो तुम्हें शीट मिलेगा उस पर तुम कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो मैं बता रहा था कि कितना टाइम रिक्वायरमेंट कितने लगेंगे, तो मे भी 3 दिन लग जाएंगे। एक दिन तुम्हें देना चाहिए स्केल्स पे, एक दिन तुम दो कॉनिक सेक्शन वाले पार्ट पर, एक दिन तुम दो सेक्लॉइड वाले पार्ट पे। तो 3 पार्ट है, लाइक कॉनिक सेक्शन पार्ट, सेक्लॉइड पार्ट और तुम्हारा स्केल पार्ट। 3 दिन में 3 टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और इसको अगर तुम कवर कर लोगे तो आराम से मतलब हाई चांसेस के साथ बोल सकता हूँ गाइस कि इसमें से तुम 14 से 21 नंबर का क्वेश्चन तो इजीली आते हैं। लाइक डायगोनल स्केल से एक रहेगा, मतलब स्केल से क्वेश्चन रहेगा और कॉनिक सेक्शन से या सेक्लॉइड से एक क्वेश्चन रहते हैं, मे भी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट की ओर। ठीक है, अब देखो सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, इन तीनों यूनिट का ना कॉम्बिनेशन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मे भी इंडिविजुअली देखने को मिल जाए लेकिन हायर चांसेस रहता है कि इन दोनों के मतलब इन तीनों चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन। लाइक अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कर लूँ, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और पॉइंट और लाइन छोड़ दूँ, तो भाई प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं बनेगा तुमसे, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कनेक्टेड है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कनेक्टेड है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कनेक्टेड है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे HPPP का कॉन्सेप्ट, लाइन में तुम्हारा शायद VT और समथिंग इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे, व्यू वाला कॉन्सेप्ट, प्लेन में सॉलिड वाला जो कैसे हेक्सागोनल जैसा बनाए जाते हैं, फिर सॉलिड और सॉलिड से कनेक्टेड है ये। तो याद रखना ये जो 4, 5, 6 चैप्टर है ना, लाइक यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 और 6, ये पूरे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ना कंपलसरी, इंडिविजुअली मत सोचना कि इन सबको इंडिविजुअली पढ़ूँ।
तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से सबसे पहले तुम्हारा ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन से क्वेश्चंस पूछ के शॉर्ट नोट्स में भी पूछ दिए, मे भी तुम्हारा एक्सटर्नल वाइवा में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन जो ना गाइस 100% हर साल पूछता है, मे भी इस बार भी पूछ दे, तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ के मत जाना। फर्स्ट एंगल वर्सेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फिर व्यू के बारे में, फ्रंट व्यू साइड व्यू कैसे बनता है उसके बारे में, तो ये क्वेश्चन गाइस मस्ट करके जाना। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बेसिक से देख के जाना कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में उतना प्रैक्टिस करने का कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम एक चैप्टर से अगर 4 से 5 क्वेश्चन कर लेते हो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे 3 से 4 क्वेश्चन तो इनफ होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन भी कर लोगे तो इनफ रहेगा। बाकी जो ट्रेश ऑफ लाइन हो गया प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से, उसके बारे में हाँ देखो मैं यही बोल रहा था ना, VT और HT, यही हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस, इन दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से करके देना, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में। ठीक है, तो तुम इतना कर लेना। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपना यूनिट 3 की और, ठीक है, यूनिट 3 प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से बेसिकली जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार पूछता है वो इंक्लाइन टू बोथ HPVP का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिटी से काट करके जाना, लाइक 45 डिग्री का VP से या फिर HP से कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, फिर उसके जो भी प्रॉपर पेंसिल वर्क होते हैं उनको तुम प्रॉपर समझ के जाना। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो शेप्स होते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड में। ठीक है, तो सॉलिड के कॉन्सेप्ट में तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कवर होता है, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चंस बस बेसिक्स देख के जाना, 3 से 4 क्वेश्चन। बाकी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में ऑफकोर्स ऊपर जो तुम 2-3 कॉन्सेप्ट लाइक 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से आएगा, और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जो कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट कवर रहेगा, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन कवर रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में किस तरह क्वेश्चन आता है मैं वो बताता हूँ। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में बेसिकली तुम्हारा सबसे पहले तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, तुम्हारा HPVP वाला। उसके बाद एक्सिस का क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, जो कि हर साल पूछते हैं। बाकी इससे कुछ और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक सैलेंट फेस, एज, कॉर्नर, फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये सब थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट्स पे आ जाते हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं तुम उसको ईजी स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन और किस टाइप की डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलते हैं इन तीनों चैप्टर पे। तो देखो, मैं तो कहूँगा गाइस, मेरे लिए ईजी की मॉडरेटर ऑफकोर्स बहुत बच्चों के लिए हुआ। थोड़ा सा लाइन वाला जो ट्रेस वाला जो था ना, मे भी थोड़ा क्रिटिकल हो सके, लेकिन अगर तुम VT और HT का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो तो ऑफकोर्स तुम्हारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये ऑफकोर्स स्कोरिंग है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से ना क्वेश्चन डायरेक्टली आस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए स्कोरिंग है। इस पर देखो मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, प्लेन के, लाइन्स के, ठीक है, और ये बहुत हाई वेटेज कवर करता है, क्योंकि देखो इससे अगर मैं बोलूँ ना तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, इंटू 7 कर दो तो 7 चौक 28 नंबर का इन तीनों से कवर रहेगा। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और प्लेन से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन में एक एवरेज लेकर चलो, 4 से 5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो ऑफकोर्स इससे तुम 28 मार्क्स और इससे तुम 14 मार्क्स से 21 मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट के अगर 3 ईयर के तुम क्वेश्चन देखोगे तो इसमें भी तुम्हें 4 से 5 या 3 से 4 लिखा, लेकिन 4 से 5 रहते हैं इन तीनों चैप्टर से। ठीक है, इससे तुम्हें कम से कम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से इससे भी तुम्हें इससे 4 से 5, क्योंकि डिपेंड करता है शेप्स पे, लाइक रेक्टेंगुलर शेप हो गया, लैमिना हो गया, फिर तुम्हारा हेक्सागोनल हो गया, पेंटागोनल हो गया, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना वो प्रीवियस ईयर और डेटा चेंज करके जाते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने बोला इसको ईजी टू स्कोरिंग में मैंने रखा है। ठीक है, जो भी मैंने टॉपिक्स बताया, लाइक सॉलिड से तुम कम से कम जो लास्ट के ईयर में पूछे गए हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन, और अगर टोटल मैं बोलूँ ना तो टोटल इन तीनों चैप्टर से 15 से 18 क्वेश्चन ये तीनों साल में, मतलब 8 से 9 पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर टाइम रिक्वायरमेंट की बोलूँ तो कितने दिन में कवर हो जाना चाहिए एक स्क्रैच से एक एवरेज बच्चे के लिए, तो 4 दिन में ऑफकोर्स तुम इन तीनों चैप्टर कवर कर सकते हो। तो एक दिन में तुम 1 से 2 दिन में, मतलब एक दिन में मुझे लगता है पॉइंट और लाइन्स तुम कवर कर सकते हो। पॉइंट्स तो बेसिकली कुछ नहीं है, पॉइंट से कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लाइन से क्वेश्चन आते हैं, तो लाइन्स के 4 से 5 क्वेश्चन कवर करने में तुम्हें 3 से 4 घंटे लगेंगे। 3 से 4 घंटे भी ज़्यादा बोल रहे, 2 से 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कवर करने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑफकोर्स तुम्हें कम से कम नहीं पता 7 से 8 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन करने में मैं समझता 2 दिन दे दिया, तो 2 दिन इधर और 2 दिन इन दोनों को मिला के 4 दिन मुझे लगता है इनफ होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी दे रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हें शायद वीक हो गए सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट 5, यूनिट 6 की, और यूनिट 5 और यूनिट 6 क्या हम वो देखते हैं। देखो, सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखो, सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड ये दोनों के क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन आते हैं। अगर तुम्हें सेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आता, सबसे पहले अगर तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन नहीं आता है, जो कि ऊपर से 2 टॉपिक्स कवर है, लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन तीनों कॉम्बिनेशन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे आता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड जो होता है ना वो तुम्हारा
प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आ रहा है तो सेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आएगा, और सेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आया तो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों को मस्ट करके जाना। मैंने कहीं जिसको और इसको बहुत अच्छे से कवर किया था, और इससे ऑफकोर्स क्वेश्चन आता है। अगर इससे डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन आए तो सीधा तुम्हारा 14 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स आने, क्योंकि सेक्शन ऑफ सॉलिड के आगे एक पार्ट होता है, लाइक एक साइड फेज बनता है डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड का। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और इससे ईजिली तुम अगर मैं सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड से बोलूँ तो तुम 21 to 28 मार्क्स यानी आराम से 14 से या फिर 21 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड अगर तुम्हें आता है सेक्शन ऑफ सॉलिड ऑफकोर्स तुम्हें आएगा, और सेक्शन ऑफ सॉलिड आता है डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड आएगा। हम आइसोमेट्रिक की बात करते हैं, पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखो सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड से किस तरह क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले शेप्स वगैरह तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। ट्रू शेप बनाने को आएगा कि हाँ भाई इस का ट्रू शेप बनाओ, लाइक उसका प्रोजेक्शन बनता है, फिर उसके पैरेलल लाइंस बनते हैं, अप में बनता है, फ्रंट में बनता है, ठीक है, इस तरह कुछ होते हैं। सेक्शन व्यू, देखो फ्रंट व्यू में बताना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस पे प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, देखो इससे सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, अगर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तुमने किया है तो उसी का आगे एक पार्ट है सेक्शन ऑफ सॉलिड का, और सेक्शन ऑफ सॉलिड आगे डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड से कितनी क्वेश्चंस करनी चाहिए, तो देखो मैंने इससे बोला प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से 7 से 8 क्वेश्चन करोगे, इनफ होगा। हर शेप्स का कर लेना, हर टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, इनफ होगा, जो कि 22 से लेकर 25 के ईयर में मैंने देखा था। उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड बोलो तो देखो अगर 7 से 8 क्वेश्चन इसका कर लिया ना, तो ऑफकोर्स इसी का रिलेशन तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। इससे भी तुम अगर इसी कनेक्शन से करो तो इससे भी तुम 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे तो इनफ होगा। यही 7 से 8 से अगर तुम 2-3 क्वेश्चन अगर और कर लिए, लाइक 7 से 8 किए, और इसी के 2-3 क्वेश्चन में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस भी सीख लिए, तो ऑफ कोर्स इन तीनों चैप्टर में तुम महारत हासिल कर लोगे। और इन तीनों चैप्टर में महारत हासिल करना मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर बेस्ट जाना। अगर इन तीनों में अगर किसी का वीक है तो यार ना पूरा पेपर खराब चला जाएगा, क्योंकि यही तीनों चैप्टर डिसाइड करते हैं, इवन नॉट डिसाइड करते हैं, इन्हीं तीनों चैप्टर ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे आएंगे। देखो पास करने के लिए मैं तो मतलब लास्ट में कैसे पास होना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, लेकिन तुम्हें अच्छे स्कोर करने हैं तो इन्हीं तीनों चैप्टर में तुम्हें खेलना होगा। इसमें ज़्यादा ध्यान तुम्हें सेक्शन ऑफ सॉलिड पे, प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस पे और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे देना होगा। अब बात करते हैं गाइस हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से। देखो मैं पहले बोल दूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े हार्ड रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब सॉरी तुम्हारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस रहते हैं वो हार्ड रहते हैं। इसको बनाना मुझे नहीं लगता कि ईजी मतलब किसी नॉर्मल स्टूडेंट के उस पर होगा। जिस स्टूडेंट ने बहुत प्रैक्टिस किया होगा वही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिटिकल सेक्शन और 3D शेप्स बनते हैं, और 3D शेप्स बनाना बहुत हार्ड रहता है। इवन मैंने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन छोड़ दिया था, लेकिन याद रखना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सीधा 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, सेक्शन ऑफ सॉलिड और आइसोमेट्रिक पोजीशन, इन तीनों से क्वेश्चन आएगा तो सीधा 14 नंबर का ही आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन 14 नंबर होल्ड करता है हर साल क्वेश्चन बोलता है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन के वेरिएशंस बनते हैं, ठीक है, लाइक फर्स्ट टर्म वगैरह हो गया उससे। तो अगर इसको करके जाओगे 14 मार्क्स आराम से स्कोर कर जाओगे। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर जिसने आइसोमेट्रिक पोजीशन अभी तक नहीं पढ़ा उसको नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ एक बार थ्योरी देख लेना कि उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है, ताकि अगर थ्योरेटिकल पार्ट में कभी आ जाए तो ऑफकोर्स तुम इसमें स्कोर कर लेना, ठीक है। रहा बात इन तीनों चैप्टर का क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, देखो मैंने इसको मॉडरेट टू हार्ड में रखा है, क्योंकि ऑफकोर्स का डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड टाइम कंज्यूमिंग है। इसको एक क्वेश्चन लगाने में तुम्हें 20 से 25 मिनट लगेंगे ही लगेंगे अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन से रहते हैं, बहुत हाई वेटेज रहता है, क्योंकि 14 मार्क्स से 14 मार्क्स से 14 मार्क्स से, ठीक है, मतलब ईजिली समझ लो अच्छे मार्क्स तुम कवर कर लोगे। अगर तुम इन तीनों को कवर कर लोगे, मतलब मैं समझ इन दोनों को कवर कर लोगे तो 28 मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर लोगे, ठीक है। लास्ट के जो 3 ईयर के मैंने क्वेश्चंस देखे उनमें वेरिएशंस वही रहते हैं। पोजीशन ऑफ सॉलिड के वेरिएशंस के आगे पार्ट आता है सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चन तुम्हें हर टॉपिक में करना चाहिए, और 12 से 15 क्वेश्चन इन दिन दोनों को मिला के कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन कर लेना चाहिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से कम 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी कर लो। लाइक अगर तुम 20 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से कर लेते हो तो मुझे लगता है इनफ होगा। अब इन तीनों चैप्टर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो सेक्शन ऑफ सॉलिड मेरे अगर तुमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में 2 दिन दिया है तो ऑफकोर्स इसको भी तुम्हें कम से कम 1 दिन और दोगे तो इनफ हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑफकोर्स तुम्हें सेक्शन ऑफ सॉलिड भी ईजी समझ में आएगा। तो एक से चलो 1 दिन भी तुम दोगे और 5 से 6 क्वेश्चन भी कर लेते हो 1 दिन में तो इनफ होगा। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी तुम्हें 1 दिन देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें सेक्शन ऑफ सॉलिड समझ लिया तो बस उसका जस्ट एक पार्ट है, तो इसको भी अगर तुम 1 दिन दोगे तो मुझे लगता है इनफ होगा, ठीक है। था बात आइसोमेट्रिक पोजीशन में, इसको भी तुम्हें 1 से 1.5 दिन देना होगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक पोजीशन में टाइम लगता है। एक क्वेश्चन बनाने में तुम्हें आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसमें पूरा 3D मॉडलिंग होता है। तो जैसे कि मैंने डाला कि 4 डे में 2 डे तुम्हें अगर लेक्चर वगैरह देखना है तो देख लो, प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं सेशन दूंगा कि भाई प्रैक्टिस ज़्यादा फोकस करना। एक लेक्चर तुम देखिए, अगर तुम्हारी टीचर्स है क्लास टीचर, और अभी अगर तुम ये वीडियो देखो तो प्लीज़ 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 अपनी क्लास के टीचर से ही समझो। जिन बच्चों ने क्लास के टीचर से नहीं समझाना उन्हें बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा, बस मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने टीचर से ही पूरा अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि तुम्हें यूट्यूब में देखना है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। फिर मुझे बहुत एक अच्छे टीचर मेरे यूट्यूब में जो कि मानस पाटनी सर और टिकलेस अकेडमी, इन दिनों के हेल्प से मैंने अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेड़ा पार लगाया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है गाइस, हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, लाइक कैड, ऑटो कैड, तुम्हारा BMI, 3D मॉडलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें।
अब देखो, अब थ्योरेटिकल पार्ट वो होता है जो तुम्हें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पास कर पाएगा। याद रखना, यूनिट 1 तुम्हारा जो भी डायग्राम वगैरह है वो, ठीक है, और यूनिट जो भी तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, यही दोनों चीज़ है जो तुम्हें पास करवाएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से। पासिंग मार्क्स कितना है? 23 नंबर, 23 प्लस, और इंटरनल के 10। तो इंटरनल में तो मैं समझता हूँ कि मिनट से मिला के कवर कर लोगे। रहा बात जो फाइनल सेमेस्टर में जो 23 नंबर चाहिए, तो याद रखना, मैं समझता हूँ डायगोनल स्केल अगर तुम कवर कर रहे हो, अगर कवर कर रहे हो, ऑफकोर्स तुम्हें करना ही चाहिए। अगर यूनिट 1 कवर कर रहे हो तो 14 से 21 मार्क्स उधर कवर कर लो, मैं समझता हूँ 14 मार्क्स, ठीक है। 14 मार्क्स तुम यूनिट 1 से कवर कर लिए, और इधर जब थ्योरेटिकल पार्ट से पूछा जाएगा, ये 28 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, 28 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर सिर्फ तुम थ्योरेटिकल पार्ट ही कवर करके जा रहे हो तो कहीं बैक आ जाएंगे। याद रखना, कभी भी जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर्स आते हैं ना, कभी वो ऐसा नहीं चाहते टीचर कि बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करके आए, कि और जो भी न्यूमेरिकल, जो भी डायग्राम वगैरह बनाना हो, डेरिवेशंस, वो सब करके नहीं आए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेसिकली है क्या, ताकि बच्चा जो ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट है वो सब समझे, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट तो बस ऐसा होता है कि एक बेसिक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, कैड, ऑटोकैड क्या होता है, स्केल क्या होता है, BMI, 3D मॉडलिंग कैसे कवर हो। तो ये नहीं चाहता कि बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल लिखा। अगर थ्योरेटिकल लिख के आओगे तो बैक आ जाएगा। तुम्हें डायग्राम मस्ट बनाना ही होगा, चाहे तुम गलत बनाना चाहे तुम सही बनाना, बट डायग्राम बना के आना। एटलीस्ट स्केल के पार्ट्स और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के पार्ट्स तो एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने ही चाहिए। अगर एक क्वेश्चन भी अगर तुम्हारे डायग्राम सही नहीं होते ना, तो बैक आ जाएंगे, लिख के ले लो। इसलिए गाइस तुम्हें एक तुम्हारा जो डायग्राम का क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए। अब बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है ये तुम्हारा आगे नहीं है पार लगाने के लिए। अब देखो थ्योरेटिकल पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार वो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें कैड और ऑटो कैड अच्छे से जानना है, उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, इन दोनों का लाइक क्यों आया भाई ऑटो कैड, क्यों आया कैड की जगह पे, फिर ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस जो कैड है उन दोनों का, फिर ऑटो एडिटिंग कमांड, लाइक ऑटो कैड के जो कमांड्स होते हैं, एडिटिंग कमांड से भी हर साल पूछता है, ठीक है, जूम कमांड्स, BMI, प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफी, ये भी शॉर्ट नोट से पूछ देता है। बाकी तुम्हें कौन कौन से करने चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले लेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछता है, एडिटिंग कमांड बहुत बार पूछता है, कैड ऑटो कैड हर साल पूछेगा, ठीक है, इनके डिसएडवांटेज एडवांटेज पूछेगा, BMI पूछेगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हें कवर करके ही आना है। इन केस अगर तुम्हें लगता है कि न्यू टॉपिक जो थ्योरेटिकल में आ गया, तो ऑफकोर्स तुम इन्हीं सब का मिक्सचर करके लिख के आ जाना। अब रही बात गाइस, थ्योरेटिकल पास सबसे ईजी टू स्कोरिंग होता है, ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है, कुछ दिमाग में लगाना है। इसमें अगर तुम 1 से 2 दिन दोगे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी कैड ऑटो कैड का मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले से डाला हुआ है, फिर से एक बार अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये था सारे चैप्टर वाइज। देखो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है, ठीक है। अगर तुम प्रॉपर फॉलो करोगे, तुम्हें सही चीज़ें चाहिए ना, मैं जिस तरह से प्रॉपर एक्सप्लेन करके अगर तुम्हें बता रहा हूँ ना, ताकि मैं चाहता तुम बस समझो चीज़ों को, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए गाइस मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और इससे टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा तुम्हारे पास, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉपरली मैं तुम्हें समझा पाऊँ, तुम समझ पाओ, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इवन फर्स्ट ईयर पूरे इंजीनियरिंग लाइफ पूरा बेस्ट लेजेंडरी टाइप का जियो, ठीक है।